इमेजिन करो कि आप प्लेन में सफर कर रहे हो और पायलट और को पायलट दोनों बेहोश हों। आपके साथ प्लेन में बैठा हर बंदा बेहोश पड़ा है। प्लेन को कोई बंदा भी नहीं चला रहा और ना जाने वो कितनी देर उड़ता है। तो उस टाइम पर आपको क्या दिखाई देगा? एग्जैक्टली कुछ यही हुआ था 14 अगस्त 2005 में। हीलियोस की फ्लाइट 522 लरांका से पैराग्वे जाने के लिए टेक ऑफ करती है। फ्लाइट के अंदर 115 पैसेंजर्स हैं और 6 क्रू मेंबर्स हैं। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही ये प्लेन 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर चला जाता है। फिर इस फ्लाइट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडियो से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। कॉन्टैक्ट खत्म होने के 1 घंटे बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नोटिस करते हैं कि ये फ्लाइट ग्रीक आइलैंड के ऊपर बार बार सर्कल में चक्कर लगाती जा रही है। तो ग्रीक एयरफोर्स 2 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजती है इस फ्लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए। जब ये जेट फ्लाइट के करीब पहुंचते हैं और खिड़की से झांकते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। प्लेन के अंदर सब पैसेंजर बेहोश थे और ऑक्सीजन मास्क उनके आगे लटके हुए थे। असल शौक तो इन्हें तब लगता है जब वो कैप्टन के कैबिन में झांक कर देखते हैं। सीनियर पायलट कंट्रोल पैनल के आगे बेहोश पड़ा था और को पायलट का कोई नामो निशान नहीं था कैबिन में, यानी कोई भी प्लेन नहीं उड़ा रहा था। कुछ टाइम के बाद ये प्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमीन की तरफ जाना शुरू कर देता है। दोनों फाइटर जेट के पायलट बेबस थे और कोई हेल्प नहीं कर सकते थे इनकी, बस वो तमाशा ही देख सकते थे। ये प्लेन माउंटेन में जाकर क्रैश हो जाता है। ऐसा क्या हुआ था जो सभी लोग इस प्लेन में बेहोश हो गए थे, इवन पायलट भी? और ये प्लेन 9 घंटे तक अपने आप किस तरह उड़ता रहा? इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। इसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया गया कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से जो क्रैश साइट पर मिली थी और जो कम्युनिकेशन हुई थी इस प्लेन के कैप्टन की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ। असल में होता यह है कि हीलियोस की फ्लाइट 522 अपनी पिछली फ्लाइट को पूरा करके आई थी। तो क्रू ने रास्ते में नोटिस किया था कि जहाज के एक दरवाजे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। इसके साथ वो ये भी नोटिस करते हैं कि डोर के साथ की सील फ्रीज हुई हुई है। तो जब ये फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो क्रू कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। कैप्टन ग्राउंड इंजीनियर की टीम को बोलते हैं कि चेक करो क्या मसला है। फिर इस प्लेन की फुल इंस्पेक्शन शुरू होती है। इस इंस्पेक्शन में कैबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इनको मैन्युअली कैबिन को प्रेशराइज करना था क्योंकि प्लेन ग्राउंड पर था। इंजीनियर इस टेस्ट के लिए प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को ऑटो से मैनुअल कर देते हैं। ये आपको बता दूं कि प्लेन जब हाइट पर जाता है तो ये प्रेशराइजेशन सिस्टम मेक श्योर करता है कि प्लेन के कैबिन में सही अमाउंट में ऑक्सीजन है भी या नहीं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाते हैं तो ये कैबिन में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है। वैसे तो ये हमेशा ऑटो पर ही रहता है, लेकिन जब टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं ग्राउंड पर तो इसको मैनुअल पर ही चेक किया जाता है। खैर जब इंजीनियर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं कि ना कोई लीकेज है, ना कोई डिफेक्ट है और ना ही कोई एबनॉर्मल साउंड आ रही थी। सब कुछ ओके है और ऑन बोर्ड प्रेशराइजेशन सिस्टम भी नॉर्मल है। इस फ्लाइट के लिए यहाँ से डिजास्टर की शुरुआत होती है क्योंकि प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को इंजीनियर वापस ऑटो पर करना भूल जाते हैं। किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले ये मेक श्योर किया जाता है कि सब चीजें सेट हैं, स्विचेस वगैरह। अब क्योंकि हीलियोस की फ्लाइट अपने शेड्यूल से पीछे थी तो इन्होंने जल्दी की प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को देखा नहीं कि वो मैनुअल पर है। इसके बाद ये प्लेन टेक ऑफ करता है और एल्टीट्यूड को गेन करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर मैनुअल पर था और कैबिन ऑटोमेटिकली प्रेशराइज नहीं हो रहा था तो कैबिन की हवा पतली होना शुरू हो गई थी और हवा में ऑक्सीजन की भी कमी होती जा रही थी। इवन कॉकपिट के डैशबोर्ड में भी साफ दिखाई दे रहा था कि कैबिन के अंदर का एल्टीट्यूड एबनॉर्मली हाई है, लेकिन बदकिस्मती से ना पायलट और ना ही को पायलट इसको स्पॉट कर पाए थे। जैसे ही प्लेन 12,000 फीट पर जाता है तो लाउड अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि पायलट ने कैबिन के सही से प्रेशराइज ना होने वाले पहले साइन मिस कर दिए थे तो वो इस अलार्म को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। सिंपल अल्फाज में वो ये समझ रहे थे कि ये ग्लिच है। प्लेन हाइट गेन करता जा रहा था और अब इस अलार्म के बजने का मतलब था प्रेशराइजेशन सिस्टम में गड़बड़ है और सबको फौरन ऑक्सीजन मास्क लगाने चाहिए। लेकिन ना ही कैप्टन लगाते हैं और ना ही बाकियों के लिए रिलीज करते हैं क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था प्रॉब्लम के बारे में। कैप्टन हीलियोस के डिस्पैचर को कॉल करते हैं और बताते हैं अलार्म के बारे में। पहले तो कैप्टन बोलते हैं कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म होगा, लेकिन डिस्पैचर बोलता है कि 13,000 फीट पर ये आवाज नहीं आती। तो डिस्पैचर उस इंजीनियर को कॉल ट्रांसफर कर देता है जिसने इंस्पेक्शन की थी इस प्लेन की। इनके दरमियान कन्वर्सेशन काफी कंफ्यूजिंग थी। इंजीनियर को सही से समझ नहीं आ रही थी कैप्टन की, अनटिल फाइनली इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर के बारे में कैप्टन से पूछा कि क्या वो ऑटो पर है, लेकिन आगे से कैप्टन का कोई रिप्लाई नहीं आता। कैप्टन बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था क्योंकि वो लोग हाइपोक्सिया से सफर कर रहे थे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। हाइपोक्सिया के इफेक्ट
बॉडी पर बहुत अजीब होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नजर कम आना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन होती है, मतलब बहुत फोकस करना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी पार्ट्स के दरमियान और इसकी वजह से मूड भी चेंज हो जाता है और इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। सिंपल अल्फाज में इंसान को ये नहीं पता चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब क्योंकि पायलट और को पायलट ने अलार्म बजने के बावजूद भी मास्क नहीं पहने थे, तो 15,000 फीट पर ये सिम्टम बहुत तेजी से शो हो रहे थे और इसी हाइट पर जहाज में मास्टर कॉशन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब होता है मास्क ऑटोमेटिकली पैसेंजर कैबिन में ड्रॉप हो गए हैं। ये मास्क 12 मिनट की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते थे प्लेन में बैठे हर बंदे के लिए। इतना टाइम बहुत होता है प्लेन को ब्रीथेबल अल्टीट्यूड में वापस ले जाने के लिए। ये मास्क गिरना भी एक बड़ी वार्निंग होती है कि प्रेशराइजेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। दोनों पायलट सही से होश में नहीं थे और वो प्रॉब्लम को लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहे थे। मजे की बात, दोनों पायलट कूलिंग लाइट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो भी जली हुई थी, क्योंकि प्रेशराइजेशन सिस्टम की वजह से कूलिंग सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था और पायलट का फोकस सिर्फ इसी पर था, उनकी बढ़ती हुई हाइपोक्सिया की स्टेट में। ग्राउंड इंजीनियर फिर से पूछता है प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर के बारे में कि क्या वो ऑटो पर है, लेकिन आगे से पायलट उसको इग्नोर करके कूलिंग ब्रेकर के बारे में पूछने लग जाता है, जिसको इंजीनियर बताता है कि वो उसकी बैक सीट पर है। इसके बाद कैप्टन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। ग्राउंड इंजीनियर कंफ्यूज होता है और वो फिर अपने घर चला जाता है। इस पॉइंट पर पैसेंजर के लिए बहुत थोड़ी ऑक्सीजन रह गई थी और हमें नहीं पता कि आगे प्लेन के अंदर क्या हुआ होगा। बजाय इसके कि प्लेन को किसी सेफ अल्टीट्यूड पर लेकर जाएं, प्लेन ऑटो पायलट पर होता है और वो 34,000 फीट पर चला जाता है। हालांकि कैबिन क्रू को पता था कि मास्क में ज्यादा देर की ऑक्सीजन नहीं बची। जब पैसेंजर और क्रू अपने होश के फाइनल मोमेंट्स में थे, तो हिलियोस का डिस्पैचर साथ वाले एयरपोर्ट को बोलता है कि फ्लाइट 522 के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, तुम ट्राई करो, लेकिन वो भी फेल रहते हैं। इसके बाद फ्लाइट एथेनियन एयर कंट्रोल के एरिया में आ जाती है। एथेनियन एयर कंट्रोलर और आसपास उड़ने वाले प्लेन्स मिलकर टोटल में 30 कॉल्स करते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से इस फ्लाइट को अगले 40 मिनट तक, लेकिन आगे से इस फ्लाइट की तरफ से रेडियो साइलेंस थी। अगले 1 घंटे तक ये प्लेन सही से उड़ता रहा था। दूसरों के लिए ये प्लेन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बस वो ये सोच रहे थे कि फ्लाइट के रेडियो में कोई खराबी आ गई होगी। फिर अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नोटिस करते हैं कि फ्लाइट ग्रीक आइलैंड के ऊपर से सर्कल में बार बार चक्कर लगा रही है, जैसे कोई लूप लग गया हो। इस टाइम पर ग्राउंड टीम को रियलाइज हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लोग एयरफोर्स को इन्फॉर्म करते हैं और वो 2 F-16 फाइटर जेट को इसके पास भेज देते हैं। F-16 के पायलट आगे होने वाले डिजास्टर को डिस्क्राइब करते हैं जो सबके सामने होने वाला था। सीनियर पायलट अपने कैबिन में बेहोश था और को पायलट का कोई नामो निशान नहीं था और कोई भी प्लेन को नहीं उड़ा रहा था। सारे पैसेंजर मोशनलेस अपनी सीटों पर बेहोश पड़े हैं और सबके सामने ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे। फिर थोड़ी देर में F-16 का पायलट नोटिस करता है कि कॉकपिट की तरफ कोई आराम आराम से आ रहा है। वो हेडफोन्स को पहनता है और कंट्रोल्स पे हाथ रखता है। उन्होंने फिर कंफर्म किया जो बंदा कॉकपिट में है वो एक फ्लाइट अटेंडेंट है, लेकिन वो एक क्वालिफाइड पायलट भी था। वो इस प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास बोइंग 737 को उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसके बाद ही प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद हो जाता है फ्यूल के कम होने की वजह से और प्लेन बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में इस प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। F-16 का पायलट फ्लाइट अटेंडेंट से इशारों में बात करने की कोशिश करता है। फ्लाइट अटेंडेंट हाथ से कोई इशारा करता है नीचे की तरफ जाने का। F-16 का पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि प्लेन बहुत तेजी से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। ये प्लेन 9 घंटे उड़ने के बाद 400 माइल की स्पीड से ग्रोमेटिको विलेज के साथ वाली पहाड़ी पर क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद तमाम 121 लोग इस क्रैश में मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हिलियोस एयरवेज ऑपरेट तो करती है, लेकिन वो लॉसेज में चलती है और फाइनली 1 साल बाद ये कंपनी बंद हो जाती है। इस क्रैश साइट पर मरने वाले लोगों के लिए उनकी याद में एक बिल्डिंग बनाई जाती है। इस प्लेन क्रैश में तो कोई नहीं बचा था, लेकिन एक प्लेन आइसोलेट ग्लेशियर में क्रैश हुआ था और उसमें कुछ लोग बच गए थे, जिन्होंने बाकी मुर्दा बंदों को खाकर सरवाइव किया था। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर क्रैश साइट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।